आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज न्यूज़ नेशन एक बड़ा खुलासा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे एक टेलीकॉम कंपनी ने फर्जीवाड़ा कर देश के बैंकों को हजारों करोड़ की चपत लगाई है और कैसे घोटाले के बाद कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। विक्रम कोठारी 3,700 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मेहुल 12,000 करोड़ और अब एक शख्स ने लूट लिए 15,500 करोड़। उसने आम हिंदुस्तानी को लूटा। उसने हिंदुस्तानी बैंकों को बेवकूफ बनाया। उसने हिंदुस्तान की सरकार को ठेंगा दिखाया। वो विदेश में बैठा मौज कर रहा है और हिंदुस्तान में चल रही है उसकी कंपनी। उसके आगे सीबीआई मानो लाचार है। प्रवर्तन निदेशालय की वो नहीं सुनता। अदालतों की उसे परवाह नहीं। उसे पकड़ने में सरकार की कोशिशें नाकाम हैं। लेकिन वो उड़ा ले गया है हिंदुस्तान के बैंकों की अब तक की सबसे बड़ी रकम। कैसे हुई ये लूट दिखाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन आज आपके सामने खुलासा करने जा रहा है, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाया गया है। सरकारी नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और भ्रष्टाचार तंत्र पर जो आज ये टिप्पणी है, ये अफसोस कर जताएगी हम सबों को कि आज हिंदुस्तान के आम आदमी की जेब में कैसे डाका डाला जा रहा है। ये खुलासा है मलेशियाई कारोबारी के फर्जीवाड़े का, जिसमें 1-2 हजार नहीं बल्कि 15,500 करोड़ से ज्यादा की हिंदुस्तानी रकम के घोटाले के तौर पर यह भेंट हम सबों के सामने प्रस्तुत की गई है। ये कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक छोटे से देश में बैठा एक शातिर कारोबारी हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम का न सिर्फ मजाक बना गया बल्कि अरबों रुपए डकार गया। सबसे पहले दिखा हमारी रिपोर्ट। चमकते हीरों के कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बैंक फर्जीवाड़े का सदमा अभी हिंदुस्तान झेल रहा है। लेकिन इसी बीच 15,500 करोड़ की रकम डकार कर दिवालिया हो गई एयरसेल। मतलब ये कि हिंदुस्तान के बैंकों का अरबों रुपया अब एयरसेल नहीं देगी। 28 फरवरी को एयरसेल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने दिवालिया होने की अर्जी दी, जिसे एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया है। एयरसेल के दिवालिया होने की खबर का मतलब ऐसे समझें कि हिंदुस्तान के बैंकों का 15,000 करोड़ रुपए पानी में डूबते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंकों के पास एयरसेल की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर बैंक दिए गए कर्ज की भरपाई कर सकेंगे। हमने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया और इसकी तह में गए तो हमने ये पाया कि ये केस विजय माल्या और नीरव मोदी के स्कैम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसमें एयरसेल के मालिक आनंद कृष्णन ने, जो कि मलेशिया के नागरिक हैं, हमारे सिस्टम का इस कदर शोषण किया कि ये किसी फ्रॉड से कम नहीं है। दरअसल मैक्सिस एयरसेल ने 2009 में स्टेट बैंक समेत भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 14,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। तब उसने बैंकों के पास सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम की गारंटी रखी थी, जिसकी तब कीमत महज 1,650 करोड़ रुपए थी। बैंकों ने इतनी कम कीमत की गारंटी पर करीब 10,000 करोड़ का कर्ज दे दिया, जबकि बाकी के कर्ज के लिए विदेशी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मूल मैक्सिस कंपनी की संपत्ति की गारंटी रख ली। आमतौर पर दिवालिया घोषित कंपनी की संपत्तियां बेचकर उससे कर्ज वसूली की जाती है, लेकिन एयरसेल के मामले में हिंदुस्तान की सरकार और बैंक दोनों के ही हाथ खाली हैं, क्योंकि मैक्सिस एयरसेल के पास हिंदुस्तान में कोई अचल संपत्ति नहीं है। एयरसेल कंपनी का अपना कोई टावर नहीं है, कोई ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन और जेटी नाम की कंपनी को सारी सर्विस आउटसोर्स कर रखी थी। अब आपकी एसेट क्या है? एक स्पेक्ट्रम एसेट है। स्पेक्ट्रम जो है वो कितने का बिकेगा? तो रिकवरी जो है इन लोन्स की वो मुझे तो मुश्किल नजर आती है। ऐसे में एयरसेल के दिवालिया होने की सूरत में एनसीएलटी के पास ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा है जिससे कंपनी की एसेट्स को नीलाम कर बैंकों और एयरसेल के देनदारों का पैसा चुकाया जा सके।
सैयद आमिर, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि एयरसेल ने जो भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया है, वो पैसा वापस कैसे आएगा। हालांकि एयरसेल कंपनी भारत की 5वीं सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर कारोबार कर रही थी। 13 सर्कल में इसके पास 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस थे, लेकिन उस लाइसेंस की नीलामी के बावजूद कुल कर्ज और देनदारी का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं हो पाएगा। एयरसेल कंपनी ने भारतीय बैंकों को बगैर किसी ठोस गारंटी के 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया, लेकिन मलेशियन मैक्सिस कंपनी की इस सब्सिडियरी कंपनी ने भारत में अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। आज हालात ये हैं कि एयरसेल के लिए आउटसोर्स कर रही कंपनियां अपनी बकाया की लिस्ट को लेकर खड़ी हैं। इनमें एयरसेल के लिए काम करने वाली GTL इंफ्रा नाम की टावर कंपनी ने 912 करोड़ रुपए की बकाया की मांग की है। इसके अलावा एक अमेरिकन टावर कंपनी ने 224 करोड़ रुपए की रिकवरी फाइल की है, जबकि इंडस टावर, भारती इंफ्राटेल, नोकिया एरिक्सन और ZTE नाम की कंपनियां भी NCLT के सामने अपनी फंसी पूंजी की रिकवरी फाइल करने वाले हैं। इनमें से सिर्फ 2 कंपनियों के बकाये को जोड़ा जाए तो वो रकम 1000 करोड़ के पार हो जाती है। अब जरा देखिए कि अगर एयरसेल के भारत में एकमात्र संपत्ति उसका 2G स्पेक्ट्रम नीलाम भी हो जाता है तो कितनी वसूली हो पाएगी। एयरसेल को साल 2010 में 20 साल के लिए 1650 करोड़ रुपए 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिला। 8 साल बाद अब उसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए से भी कम हो चुकी है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है पूरा अलॉटमेंट ही ठीक नहीं है, तो वो सिक्योरिटी जो थी ली गई थी उसकी ट्रांसफरेबिलिटी भी खत्म हो गई, तो दैट बिकम ए डर्ट। अगर मान लें कि एयरसेल के 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला होता भी है तो उसका खरीदार मिलना मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं। इनमें से रिलायंस जियो 4G नेटवर्क में काम करता है, लिहाजा वो 2G स्पेक्ट्रम नहीं लेगा। भारती एयरटेल ने एयरसेल के 2G स्पेक्ट्रम खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, जबकि विलय की कोशिश में लगे वोडाफोन और आइडिया अभी एयरसेल के 2G स्पेक्ट्रम में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसको 2G स्पेक्ट्रम फर्स्ट का फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिली थी, तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नियमानुसार इस स्पेक्ट्रम को ये जो कंपनी है या कोई और इसको बेच नहीं सकता है। तो इसकी अब जो असेट बची वो 3G स्पेक्ट्रम बची, जो इसने 6500 करोड़ रुपए की 2010 में खरीदी थी और जो कि 20 साल के लाइसेंस पीरियड के लिए थी। उसका 1/3 लाइसेंस पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो आज उसकी वैल्यू 4000 करोड़ से ऊपर नहीं है। स्पेक्ट्रम नीलामी में एक मुश्किल ये भी है कि पिछले दिनों टेलीकॉम के क्षेत्र में जो अधिग्रहण या सौदे हुए हैं उनमें डेब्ट फ्री, कैश फ्री सौदे हुए हैं। मतलब टेलीकॉम कंपनी ने अपने सारे कर्जे चुकाए और फिर कंपनी को बगैर पैसे लिए दूसरी कंपनी में विलय करा दिया। लेकिन एयरसेल के सिर पर हजारों करोड़ का कर्ज है और चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में एयरसेल का सौदा मुश्किल लगता है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आपको कल हम दिखाएंगे 12 साल पहले आखिरकार इस फर्जीवाड़े की नींव कैसे पड़ी थी। इसलिए लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन, ताकि आपको पता चले कि 15,000 करोड़ रुपए कैसे डकार गए कुछ एक लोग। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान भारत के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को सीधे सीधे स्पेशल जोन ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंक के लिए सबसे मुफीद पनाहगाह करार दिया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। पाकिस्तान, the land of pure terror. Pakistan is now terroristan. टेररिस्तान, इसी नाम के साथ कुछ वक्त पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान का पर्दाफाश किया था। Designated terrorist organization. और जब दोबारा मौका आया तो आतंक पर पाकिस्तान की हकीकत बयां करने में भारत चूका नहीं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति में भारत के प्रतिनिधि मिनी देवी कुमम ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को स्पेशल टेररिस्ट जोन कहा जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंक और घुसपैठ पर भी लगाम लगनी चाहिए। भारत में आतंकवाद के बीज बोने और उसे पानी देने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये किसी से छिपी नहीं। और पाकिस्तान की इस नापाक हकीकत को भारत बार बार दुनिया के सामने जाहिर करता रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान की इन करतूतों को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। It should also be clear to the armed opposition that there would be no tolerance for those who continue violence. Any violence needs a robust response. The irreconcilable guns need to be silenced. भारत तय कर चुका है कि पाकिस्तान को सिर्फ सामरिक शक्ति से ही जवाब दिया जा सकता है और इसी रणनीति को अपनाते हुए न सिर्फ बॉर्डर पर युद्ध विराम उल्लंघन का करारा जवाब दिया जा रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी पाकिस्तान को बेपर्दा किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की हकीकत को भारत ने कई बार दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है और ये इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान पर तकरीबन पूरी दुनिया का दबाव पड़ता दिख रहा है। आइए जरा आपको नक्शे के जरिए समझाएं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंक का अड्डा बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं जैश-ए-मोहम्मद की, जिसके अड्डे पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर लाहौर में और उसके नज़दीक मुरीदके में मौजूद है। लाहौर के साथ रावलपिंडी, गुजरावाला और सियालकोट में भी हाफिज सईद के आतंकियों के टेरर कैंप्स हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित गिलगित में लश्कर तैयबा के लॉन्च पैड्स हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फैला हुआ है और मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। अल बद्र का हेडक्वार्टर मनशेरा माना जाता है और खैबर पख्तूनख्वा में इसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। हरकत उल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बताया जाता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर इसके ट्रेनिंग कैंप्स लगातार चल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए भारत पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर के उल्लंघन के इल्जाम लगाए हैं, जबकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यह पहले ही साफ कर दिया था कि नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर पाकिस्तान न सिर्फ सिविलियन इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा है, बल्कि आतंकवादियों के घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर कर उन्हें एक मौका भी मुहैया करा रहा है। मायने साफ हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किरकिरी होने के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में 4 मार्च को अवंतीपुरा में जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती वकास सुरक्षा बलों के हाथों इनकाउंटर के दौरान मारा गया था। आज जैश ने एक नए कमांडर हाफिज पठान को सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों को वायरल कर नियुक्त करने का दावा किया है। पठान इस मुगालते में जरूर होगा कि ऐसी फोटो जारी कर वो कश्मीर में अपनी पैठ बना लेगा, लेकिन शायद जैश-ए-मोहम्मद के इन तमाम हुक्मरानों को यह पता नहीं है कि प्रोपेगेंडा का ये वीडियो शायद उन्हें कुछ और पाकिस्तान से आने वाले आत्मघाती दस्ते को प्रेरित करने में मददगार तो साबित हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उनका अस्तित्व वाकई में हो पाएगा यह कह पाना मुश्किल है। 5 महीने के अंदर कश्मीरियत के दुश्मन जैश-ए-मोहम्मद को 2 बड़े झटके लगे। नवंबर में जैश का वरिष्ठ कमांडर नूर मोहम्मद तंत्रे ढेर हुआ तो 4 मार्च को सुंजवान का मास्टरमाइंड मुफ्ती वकास ढेर किया गया और अब सामने आया है हाफिज उमर पठान। हाफिज उमर पठान नाम के इस आतंकी की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन दोनों तस्वीरों में हाफिज हाथ में AK-47 लिए नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 6 महीनों के दौरान जैश घाटी में ज्यादा सक्रिय हो गया था और इसकी पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक खत से भी हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इंटरनल रिपोर्ट जारी की जिसमें साफ कहा गया कि घाटी में लश्कर और हिजबुल की गतिविधियां कम हो गई हैं और जैश की सक्रियता बढ़ चुकी है। यही वजह है कि सुरक्षा बल लगातार जैश के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। साल 2018 में जैश के 9 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। जैश की पुरानी रणनीति है सुरक्षा बलों को निशाना बनाना। पठानकोट, उरी और सुंजवान के हमले इसी रणनीति का हिस्सा थे। इसी वजह से सुरक्षा बल जैश के इस जहर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। पुलिस ने इन तस्वीरों के वायरल हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज NIA ने एक मदरसे पर छापा मारा।
दरअसल कश्मीर में पकड़ा गए एक आतंकी की निशानदेही पर इस मदरसे पर छापा मारा गया है। एनआईए ने उत्तर प्रदेश के इस मदरसे से आतंक के तार जुड़े होने की बात पाई है और अब इस मदरसे से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसका कश्मीर कनेक्शन क्या है। बांदा के जामिया अरबिया हथौरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए के अधिकारियों ने इस मदरसे पर छापा मारा। एनआईए की टीम तकरीबन 8 घंटों तक इस मदरसे में रही और 8 छात्रों से बंद कमरे में पूछताछ की गई। खबरों के मुताबिक जिन छात्रों से पूछताछ की गई वो सभी कश्मीर से थे और शोबा फजीलत नाम के कोर्स के छात्र थे। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर आतंकी नईम से मिली जानकारी के बाद जामिया अरबिया नाम के इस मदरसे पर छापा मारा गया। नईम लश्कर का आतंकी था और वो स्लीपर सेल बनाने की फिराक में था। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि नईम को कहां से किस किस्म की मदद मिलती थी। मीडिया में ऐसी भी खबरें आईं कि इस मदरसे से पढ़कर निकले छात्र कश्मीर में पकड़े गए हैं और ये भी एनआईए के छापे की एक वजह थी। एनआईए की टीम ने मदरसे से छात्रों के रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए हैं। जी कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और कहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं, दाखिला किनका हुआ, सारे रजिस्टर दिखाते रहे। कल से आज तक उन्हें सब रजिस्टर देखे और सब कहाँ के बच्चे कितने हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से हैं, उनकी आईडी देखा, यही सब जांच कर रहे हैं। एएमयू के छात्र के आतंकी संगठनों से जुड़ने की खबरों के बाद यूपी में ये दूसरा मामला सामने आया है जब किसी शिक्षण संस्थान से आतंकी कनेक्शन के कयास लगाए जा रहे हों। टीम न्यूज नेशन। गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव 11 मार्च को है और इससे पहले वोटर लिस्ट में नजर आ रहा है टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का नाम। जी हां, यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर इसलिए है कि गोरखपुर के सहजनवा के वोटर लिस्ट में अब मतदाताओं की पर्ची देखी जा रही है और उसमें एक पर्ची विराट कोहली के नाम की है। इस पर्ची पर विराट कोहली के वनडे जर्सी की तस्वीरें हैं और साथ ही नाम भी विराट कोहली लिखा हुआ है। इसी पर्ची के सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर अब जरा पसीना आ रहा है कि आखिरकार इस तरह के गड़बड़ झाले को कैसे वोटर लिस्ट में अंजाम दिया गया। साफ है कि उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े तरीके से बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में।